हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 12 अक्टूबर 2023 और आज के जितने भी हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस है उसको हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टॉपिक की, तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, इसमें ये सारे आर्टिकल को आज हम कवर करने वाले, जिसमें फर्स्ट के दो जो है वो हमारे एडिटोरियल है और बाकी जो है हमारे आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल है, तो इन सबको कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज ए सॉन्ग इन ए लूप। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की। यहाँ पे रिफॉर्म किस चीज की, कि जो आप परमानेंट मेंबर P5 मेंबर बना रखे हो उनमें रिफॉर्म किया जाए, और रिफॉर्म करके आप और भी जो अदर मेंबर्स है उनको भी आप क्या करिए, इसमें इंक्लूड कीजिए। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक यूनाइटेड नेशन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी है, जिसके वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ाने की बात जो है यहाँ कर रहे हैं। और इसको जो आर्टिकल को लिखा है वो शशि थरूर ने लिखा है, और इनके बारे में इनके पॉइंट ऑफ व्यूज को जानेंगे क्या है इस आर्टिकल में। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर 3 डिकेड हो गया है, ठीक है, ये जो डिबेट हुआ है ये स्टार्ट होते होते कब से हो गया, 3 डिकेड हो गया, यानी कि 10 साल बीत चुके हैं, मतलब 30 साल बीत चुके हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की जो रिफॉर्म की बात है वो आज भी एक इशू जो है बन चुकी है। ठीक है, आज भी एक इशू जो है बन रही है। और साथ ही यहाँ पे जनरल असेंबली, जो यूएन की जनरल असेंबली है, वहां पे भी सेशन के दौरान इस तरह की बातें जो है उठती रहती है। ठीक है, अगर वर्ल्ड की बात करें, तो अगर प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट रिसेप ताइप एर्डोगन जो तुर्की के हैं, वहां पे उन्होंने बताया जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसको कहीं ना कहीं हमें गारंटर ऑफ द वर्ल्ड है सिक्योरिटी का, और इसको कहीं ना कहीं हमें बैटल ग्राउंड को उतारना चाहिए फॉर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। केवल ये नहीं कि 5 कंट्री इसमें दावेदार रखे, इवन यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनी ग्यूटेर है वो भी इस चीज को लेके कहीं ना कहीं बात जो है बोली है, कि इन्होंने भी एक चीज की वार्निंग जो है वो भी स्टर्न वार्निंग जो है दी है, कि हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ हमें ये नहीं कि वहीं पे स्टैग्नेशन रहना चाहिए, हमें भी अपने साथ वर्ल्ड के साथ जैसे वर्ल्ड चेंज हो रही है उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, और उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करने के साथ साथ जो वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है जिस तरह की रिफ्लेक्ट हमें दिखने को मिलती है उनको कहीं ना कहीं सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो ये जो है जो छोटी मोटी आज के टाइम पे रिस्क है वो कहीं ना कहीं आगे जाके बड़ी रिस्क बन सकती है। ठीक है, तो इस चीज को बताया है। तो अब इन्होंने क्या चीज बताया, देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं, अगर पॉलिटिकली बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से, आपका चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। तो ध्यान रखना कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया और आपके यूनाइटेड स्टेट है। और ये कहीं ना कहीं ये 5 जो लोग हैं यहाँ पे परमानेंट मेंबर को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, और इनके पास कुछ प्रिविलेज भी है, जैसे वीटो, किसी भी काउंसिल की रिजोल्यूशन है उसके ऊपर वीटो करने की या डिसीजन लेने की अनुमति जो है इन 5 के ऊपर है। मतलब अगर इनमें से किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो रिजोल्यूशन क्या होगा, पास नहीं होगा। ठीक है, अगर बात की जाए इन केस ऑफ चाइना में, चाइना तो यहाँ पे अलग ही किस्सा अपना बना रही है। क्या कह रहे हैं कि भाई वॉर ऑफ 76 ईयर, अगर अभी की बात की जाए तो 76 साल हो चुके हैं, 76 ईयर हो चुके हैं यूनाइटेड नेशन को बने हुए, लेकिन फिर भी इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे चाइना की इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी इस तरह के रिजोल्यूशन आते हैं तो सबसे पहले वीटो लगाने वाले कौन होते हैं, चाइना ही होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें यूनाइटेड नेशन जब उस टाइम के सेक्रेटरी जनरल बोट्रोस गली, जो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की जरूरत है, कंप्लीट करने की जरूरत है टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ पे 50 साल जो है एनिवर्सरी हम लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है, और कब, 1993 में। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए 75 साल भी हुए, 70 साल भी हुए, 60 साल भी हुए, अब जो है 75 साल भी हुए, लेकिन फिर भी इसमें किसी तरह की रिफॉर्म जो है अभी तक इस तरह की नहीं की गई है। ठीक है, तो आगे की सिचुएशन क्या बता रहे हैं, एन अनजस्ट सिचुएशन इन टर्म ऑफ इक्विटी के हिसाब से अगर देखा जाए क्या है जो प्रॉब्लम है रिफॉर्म का सिक्योरिटी काउंसिल में, वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भाई वहां पे एक एग्जाम्पल इन्होंने अच्छा दिया है कि एक मरीज है, पेशेंट है, और उसके चारों तरफ डॉक्टर सब क्या है, लेकिन वो सारे डॉक्टर क्या है,
जानते हैं इस मरीज का क्या इलाज है और इलाज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है उनके पास नहीं आ रहा है उसको इलाज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल इन्होंने लिया है। उसी तरह से हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है कि जानते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लूप होल से की कमियां है, लेकिन फिर भी उस चीज को वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी अगर जियोपॉलिटिकल रियलिटी की बात की जाए 1945 से लेके अब तक चल के आ रहा है। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, इसकी फाउंडेशन 1945 में हुआ था, जिसमें काउंसिल में सिर्फ 11 मेंबर थे, और अब की बार अगर देखा जाए और यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप जो थी वो 51 कंट्रीज थे। ठीक है, उस टाइम पे 11 मेंबर थे, यानी कि 5 तो परमानेंट और प्लस आप एक्स्ट्रा जो है 6 मेंबर को आप इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 11 मेंबर है। लेकिन वही चीज अगर बात की जाए उस टाइम के हिसाब से कि 22% था मेंबर स्टेट का सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन अगर आज की बात की जाए अभी के टाइम पे 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, लेकिन केवल सिर्फ 15 मेंबर की काउंसिल जो है वही बना रखे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं जो पहले 22% था अब वो घटकर कितनी हो गई है, आपकी 8% पे आ चुकी है। अगर ओरिजिनल चार्टर की बात कीजिए जो 1965 में आया था जनरल सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसने कहीं ना कहीं एक्सपेंड किया, तो जो ये 11 मेंबर थे उसको 15 मेंबर करने की बात जो है यहाँ पे की गई थी, और उसके बाद कोई भी और जो है नहीं चीज आई इसके लिए। तो बहुत सारे कंट्री, यहाँ तक कि बहुत सारे कंट्री बहुत ही एब्सोल्यूट नंबर हो या फिर प्रोपोर्शनल मेंबरशिप है वो हो सकती है, लेकिन ये फील करते हैं कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है बॉडी में। मतलब इस सिक्योरिटी काउंसिल में उनको ऐसा लगता है कि वो सही तरीके से बॉडी में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको ऐसा बाहर रखा जा रहा है, उनको ऐसा फील होता है। जो कंपोजिशन है काउंसिल का वो कहीं ना कहीं वेटेज देता है बैलेंस ऑफ पावर को। इन दिनों में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको कहीं ना कहीं ज्यादातर वेटेज देता है। ठीक है, अगर यूरोप की बात करें जो लगभग 5% की वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और अभी तक स्टिल कंट्रोल 33% ऑफ सीट्स ऑफ एनी गिवन ईयर, किसी भी गिवन ईयर में उसको 33% की जो है सीट्स जो है मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल कंसिडरेशन इक्विटी की, तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये अनजस्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंट्री जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं यूनाइटेड नेशन को वो कहीं ना कहीं आउटवेट है, और साथ ही जो 5 में से 4 जो है मेंबर जो है, जैसे कि जापान हो गया, जर्मन हो गया, वो कहीं ना कहीं डिकेड से सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बजट के। ठीक है, अगर हम बात करें रेफर करें कि एनमी स्टेट में इन यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जब वो सेटअप किया गया तो उसमें बात की जाती है एंड इट डिनाइज द अपॉर्चुनिटी टू अदर स्टेट सच एज इंडिया, जैसे कि कंट्रीज के अलावा और किसी कंट्री को जो है हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि इंडिया की जो है डिनाइज भी करते हैं, एक्चुअली इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन इसकी फिर भी नहीं मिलती। इसका रीजन क्या है कि इंडिया किस वजह से जो है उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो बताते हैं कि इसकी साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन साइज की देखें तो यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन भी होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में शेयर कहीं ना कहीं इंडिया का काफी अच्छा रहा है, और यूनाइटेड नेशन में तो ज्यादा ही रहा है, और पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी इंडिया ने कहीं ना कहीं जो है पार्टिसिपेट भी काफी ज्यादा किया है। ठीक है, अगर बात की जाए वर्ल्ड अफेयर्स की तो 70 सालों से लगभग ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं नई चीजों को इवॉल्व भी कर रहा है। ठीक है, इंडिया जो है नई चीजों को इवोल्यूशन कर रहा है। तो स्टैंड बाय द कंट्री, तो कंट्रीज का क्या स्टैंड है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्लियरली ये बताया है कि रिफॉर्म कहीं ना कहीं आएगी सेकंड क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, इनटू सेकंड क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी। लेकिन हर एक स्टेट को ये फील होता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में डिजर्व ही नहीं करते, स्पेशली जो छोटे मोटे कंट्रीज है वो उनका ये मानना है कि वर्ल्ड कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करती है बड़े इंफीरियर चीजों को, और वही कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबर जो है बन के रहेंगे। ठीक है, तो मानते हैं वहां पे बहुत सारी ऐसी जानकार है जो ये नहीं चाहते कि वहां पे किसी तरह की रिफॉर्म हो। जो छोटे कंट्री है वो कहीं ना कहीं मेकअप करते हैं मोर देन हाफ ऑफ यूनाइटेड मेंबरशिप को, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं कि रियलिटी को, और साथ ही साथ जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्पीट हो जाती है हर 2 साल में कि नॉन परमानेंट सीट में, जो यानी कि आपकी 2 सीटें, एक तो परमानेंट सीट है और एक नॉन परमानेंट सीट है। नॉन परमानेंट सीटों के लिए कहीं ना कहीं कम्पीटिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है
कि भाई, लेकिन अगर इसकी बात की जाए मीडियम साइज के और जो लार्ज कंट्री है वो कहीं ना कहीं राइवलरी होते हैं और इनको पर्सपेक्टिव बेनिफिशियरी जो है मिलता है और ये कहीं ना कहीं अपने पावर को दिखाते हैं कि ब्रेक फ्री ऑफ देयर करंट सेकंड रैंक स्टेटस इन द वर्ल्ड बॉडी। और बहुत सारों के लिए ये एनिमेटेड ओपनली है, ओपनली कंपटीशन हो जाती है और हिस्ट्रिकली ग्रीवियंसेस और सिंपल इन्वाई जो है वो कहीं ना कहीं इनको करना पड़ता है। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट ऑफ अमेंडिंग ऑफ यूनिट, यानी कि जो भी आपके यूनाइटेड नेशन में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को, वो जो प्रॉब्लम के हिस्से को आप कैसे सुधार कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वजह से। ठीक है, अगर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होती है तो अमेंडमेंट किस तरह से कर सकते हो आप, 2/3 मेजोरिटी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे चाहिए और ओवरऑल मेंबरशिप में, दूसरे शब्दों में कहें तो 129 जो है मेंबर कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट में होना चाहिए 193 स्टेट्स में, यानी कि 193 स्टेट में 129 स्टेट्स कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में होने चाहिए जनरल असेंबली में अगर रिफॉर्म होता है, और उसके बाद उसको रेटिफाई करेंगे 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट्स, यानी कि रेटिफाई जो है लगभग एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है और दूसरे शब्दों में कहे केवल प्रिस्क्रिप्शन है दैट हैव चांस टू पासिंग इट, वन दैट विल बी परसुएडेड 2/3 ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये मतलब परसुएडेड होना थोड़ा सा मुश्किल भी है। वास्तव में ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक लंबा रास्ता जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया की क्रेडेंशियल की बात कर जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। चाइना जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एशियन की परमानेंट मेंबर में कहीं ना कहीं इस चीज को डायल्यूटिंग करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि इंडिया भाई इसके अंदर आए। ठीक है, और भी बहुत सारे दावेदार है जैसे कि इंडोनेशिया भी वगैरह है, आपके अमेरिका, लैटिन अमेरिका में जैसे ब्राजील वगैरह है, वो सब भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दावेदार रखते हैं। साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, और साउथ अफ्रीका की पहले बात करें तो नाइजीरिया जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साउथ अफ्रीका जो उसकी पुरानी सिविलाइजेशन है, इजिप्ट का क्या होगा, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बात सामने रहती है। अगर हम डिबेट की बात करें तो वो लगातार इस तरह की चलते रहेगा और इस तरह के सर्कल में सालों साल यानी कि हर 10 साल तक फंसते रहेगा और इस तरह से चलते रहेगा। इसके लिए कोई चीजें जो है यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी और सिक्योरिटी काउंसिल को कहीं ना कहीं खुद आगे आना पड़ेगा और इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम अभी मोस्टली ज्यादातर फैली है वो आपके यूक्रेन और रशिया की जो है राइवलरी के कारण ज्यादा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं, वुमेन्स कोटा रियोटिक एंड रियलिटी। देखिए क्या बताया जा रहा है, अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि रिजर्वेशन जो बिल है, ठीक है, बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो गया है और साथ ही साथ इसको जो प्रेसिडेंट का है एसेंट भी मिल चुका है। जो कंडीशन है कंडक्ट है सेंसस कराने की कंट्री में, वो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन बाय डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा और सेंसस के बाद इसको कहने की इफेक्ट में लाया जाएगा, यानी कि 2026 के बाद जो है इसको इफेक्ट में लाने की जो है बात की जा रही है। अगर 150 इज एक्सेप्टेड, अगर ये एक्सेप्टेड होता है तो रिजर्वेशन जो है वुमेन्स के लिए लेजिस्लेटिव मोटिव में कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव मेजर्स रहेंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव मेजर्स रहेंगे। कोई भी लीगल या पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन जो है इस तरह की इंप्लीमेंटेशन को लंबे समय तक नहीं बता सकता। अगर हम लोकसभा की स्पीकिंग की बात करें, लोकसभा में बात की जाए तो यहाँ के होम मिनिस्टर ने ये जस्टिफाई किया है कि ये जो कंडीशन है, ये जो बताया जा रहा है कि नहीं कि लीगल चैलेंज जो है लेजिस्लेशन में अगेंस्ट द लेजिस्लेशन इफ पास्ड विदाउट रिलाइंग द क्राइटेरिया फिक्स्ड वे ऑफ प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन, अगर ये पास होता है तो हम डिलिमिटेशन प्रोसेस के द्वारा इसको कहीं ना कहीं आपको रिलाई करने की बात करते हैं। ठीक है, अगर इन केस ऑफ वुमेन रिजर्वेशन लॉ की बात करें, जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है वुमेन्स की, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी में। अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम अलाउड की बात की जाए तो 550 सीट जो है लोकसभा में है, केवल 82 यानी कि 15% रिप्रेजेंटेशन जो है अभी महिलाओं की है और 250 मेंबर जो है राज्यसभा में है, जहां पे सिर्फ 12% वुमेन ही रिप्रेजेंटेशन में ही है। अगर द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैक्रोस्कोपिक कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, जहां पे इंडिया की रैंक जो है 141 है, 185 में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें कंटेंटियस इशू की तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आर्टिकल 81 सब क्लोज 2 सब क्लोज ए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहता है कि जो नंबर ऑफ स्टेट है लोकसभा में वो कहीं ना कहीं को रिलेशन होना चाहिए पॉपुलेशन के साथ, स्टेट्स के साथ, और साथ ही साथ प्रैक्टिसेबल होना चाहिए, लेकिन जो क्राइटेरिया है शुड बी सेम होनी चाहिए सभी स्टेट्स के लिए। आर्टिकल
क्या कहता है, जो कंसर्न है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के बारे में बताता है, और साथ ही ये बताता है पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं डेजिग्नेटेड होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज बात करते हैं। लेकिन डिलिमिटेशन जो है इन इंडिया में एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है। इट एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन अगर हो तो इसको इंसेंटिव जो है देखा जाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बात की जा रही है एक्सपेंशन, और यहाँ पे स्कैंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट और फैमिली प्लानिंग की, क्योंकि अगर कोई भी डिलिमिटेशन होता है तो जो डिलिमिटेशन को रोक दिया गया है वो 1976 में रोका गया है कि भाई आप जो है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा था जिसके कारण से जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बनते जा रहे थे पॉपुलेशन के हिसाब से। और वहीं अगर देखा जाए दूसरे यानी कि साउथ इंडिया की तरफ, तो साउथ इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो बाकी सब सेक्टर में कहीं ना कहीं अच्छी है, चाहे हेल्थ, एजुकेशन या इकोनॉमी है, और वहाँ पे पॉपुलेशन की जो है वहाँ कहीं ना कहीं जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया से कम है, और उस हिसाब से देखा जाए तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है यानी कि साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है, नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाता है। अगर यही सिचुएशन और इसके वजह से दो आउटकम्स निकलते हैं कि भाई जो डिलिमिटेशन है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक हम कहीं ना कहीं इसको डिफर नहीं करते, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन्स कोटा को कहीं ना कहीं लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो सिचुएशन है वो रेलिवेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ आर्टिकल 81 और 170 की बात की जा रही है जो फेल हो रहे हैं इस तरह की चीजों को दर्शाने में। पार्लियामेंट ने कहीं ना कहीं कमेटी में एग्रीगियस फॉलो किया है फ्यूजिंग वुमेन रिजर्वेशन को किसके साथ, डिलिमिटेशन के साथ। आर्टिकल अगर 330 और 332 की बात की जाए तो किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की, लोकसभा में और राज्यसभा में कहीं ना कहीं इनके रिप्रेजेंटेशन की, रिजर्वेशन की। अगर हम बात करें इन आर्टिकल की, ये कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं जो रिलेशन है किसके, रिजर्वेशन और पॉपुलेशन ऑफ SC एंड ST ग्रुप के, तो इन पैरामीटर में कहीं ना कहीं वुमेन्स कोटा इररिलेवेंट हो जाता है। ये जो शेयर है टोटल पॉपुलेशन का वो लगभग 50% है जो कि अनडिस्प्यूटेड है, और इसके बाद वो कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली वेरिएशन दिखाते हैं पॉपुलेशन फॉर्म में। अनवारंट कंडीशन, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, एक सेंसस कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करता है कि जो पॉपुलेशन है वुमेन की वो कहीं ना कहीं किस वजह से हम लोग को आपको रिजर्वेशन जो है करना चाहिए या अनवांटेड है या रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए। जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है या पर्पस है वुमेन्स का रिजर्वेशन का, वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव डिफरेंट है दूसरे डिलिमिटेशन सर्विस से। ठीक है, एक्सरसाइज है। और रिजर्वेशन जो है वुमेन्स की वो कहीं ना कहीं लोकल बॉडी में, जो कि हमने पहले ही इंक्लूड किया 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इफेक्ट में आया 1993 के अंडर में, और अभी तक कंटिजेंसी है और कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इसके लिए नहीं किया गया है। पार्लियामेंट कहीं ना कहीं इस चीज को बता रही है कि हमने कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को खो दिया है अभी भी। अब अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वहां पे कंटिजेंसी लेजिस्लेटिव जो है एक इशू होगा, और यहाँ पे बात होगी कि हॉलमार्क ऑफ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारी किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक वर्डिक्ट दिया था किस केस में, दवाखाना वर्सेस यूनियन, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहां पे इन्होंने बताया था जो स्टेटस है इफेक्ट में आएगा वो कुड बी फर्दर डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव के डिपेंडेंसी पे ही होता है, और इवन लेजिस्लेटिव जो फ्यूचर डेज में होने वाला है। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ रहा है। अगर आर्टिकल समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली 18 मिनट या 19 मिनट हो चुके हैं, आपको अगर आर्टिकल समझ में आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है अगला हमारा आर्टिकल है ऑपरेशन अजय टू सेट इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम इजराइल। याद रखना है आपको ऑपरेशन अजय किसके लिए ऑपरेशन अजय लाया गया, इजराइल में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनको इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये देख रही है कि हमेशा वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है और किस तरीके से जो है वहां पे बर्बरता हो रखी है। तो उस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इंडिया कहीं न कहीं अपने लोगों को इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है। और ये किस ऑपरेशन के थ्रू किया जाएगा, ऑपरेशन अजय के थ्रू इसको निकाला जाएगा। तो याद रखना है ऑपरेशन अजय। ये इवैक्यूएशन जो है
सेकेंड इवैक्यूएशन है इस साल का, जिसमें अब पहले इसमें आफ्टर ऑपरेशन कावेरी के बाद, अगर पहले देखा जाए ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान में की गई थी अप्रैल और मई के टाइम पे, ठीक है। ये जो ऑपरेशन अजय है उसको लॉन्च किया गया जिससे कि इजराइल में जो हमारे सिटीजन है वो अच्छी तरह से यहाँ पे रिटर्न हो सके, और स्पेशल चार्टर और दूसरे अरेंजमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेस किया गया है। यहाँ पे फुली कमिटमेंट किया गया है कि उनके सेफ्टी के और वेलबींग के, जिससे कि वो नेशनल एब्रोड से यहाँ पे आ सके। इंडियन एविएसी जो तेल अवीव है वो कहने की स्टेट किया है कि भाई ईमेल द फर्स्ट लॉट ऑफ रजिस्टर्ड इंडियन सिटीजन फॉर स्पेशल फ्लाइट दैट एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे को ये टेकअप होने की बात जो है की है, ठीक है। अगर बात की जाए जिस तरह से हमने यहाँ पे लड़ाई देखा ग्राउंड में, स्काई में, सी अटैक में, इजराइल कहीं ना कहीं इस तरह की मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो गाजा स्ट्रिप के लिए लॉन्च कर चुकी है, और यहाँ पे रैपिड एस्केलेशन जो है देखने को मिल रहा है हिजबुल्लाह में जो सदर्न लेबनान में है, जिसमें लॉब्ड रॉकेट एट द इजराइल नॉर्दर्न टेरिटरी ड्रॉइंग इजराइल स्ट्राइक। जो सिचुएशन है वो आसमान से अगर देखा जाए इजराइल कहने की रिस्की है और कैंसिलेशन करती है, बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट को यहाँ पे कैंसिलेशन कर रही है। ये एक सोर्स से इंडिकेट करता है कि जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है अजय का वो डिपेंड होगी ऑन डिमांड, दैट गवर्नमेंट विल आर्ग्यू कैपेसिटी डिपेंड ऑन फर्दर नीड्स, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। कंट्रोल रूम यहाँ पे सेटअप किया गया है जिसमें एस्केलेशन की प्रोसेस को और ज्यादा तेजी ला सके, और ये किसके अंडर में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, जो 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम जो है बनाया जाएगा, जो कि ऑपरेट करेगा आपके साइमल्टेनियसली कहां से, आपके न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिवाइड ऑन द वुमेन राइट्स ऑन एंड ऑफ 26 वीक प्रेगनेंसी। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 2 जजेस है, उन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट देने के कारण से उन्होंने इस केस को सीजीआई के पास भेजा और कहा आप इसके लिए लार्ज बेंच बना दीजिए जिससे कि इसका जो समर्थन है वो ठीक हो सके। अब केस क्या है जरा ये जानिए। यहाँ पे 2 वुमेन सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे स्प्लिट वर्डिक्ट दी थी, ओपिनियन आया था उनकी तरफ से, और किसके ऊपर, मैरिड वुमेन जो कि अपनी 26 वीक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने की बात यहाँ पे करी थी, और सेंटर का रिजोल्व जो है वो था कि अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे कहने की जो जस्टिस है वो कौन थे, हेमा कोहली वर्सेस, और जो दूसरे थे वो वीवी नागरत्ना जी, ठीक है। और इन्होंने कहने की रेफर किया इस केस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिससे कि उन्होंने ये कहा कि जो ये केस है वो आप 3 जज की बेंचेस को, यानी कि हायर जजेस बेंच को आप दीजिए। यहाँ पे केसेस क्या था, जो वुमेन थी एक मदर थी जो 2 बच्चों की, और साथ में उसका जो छोटा बच्चा था अभी 1 साल का ही है, ठीक है। और वहां पे उन्होंने एफिडेविट फाइल किए कि वो चाहती है मेडिकली टर्मिनेशन, जो ये प्रेगनेंसी हुई है इसका मेडिकली टर्मिनेशन वो चाहती है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, याचिका दायर किया। तो उन्होंने बेंच को बताया कि वो मेडिकेशन ले रही है अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से, मेंटल कंडीशन की वजह से, जिसके वजह से वो तीसरे बच्चों को कहीं ना कहीं ठीक तरीके से केयर नहीं कर पाएगी। इस वजह से वो क्या करना चाहती है, इसको अवॉइड करने की बात जो है की जा रही है। जो वुमेन की प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड के साथ आके इस बात को बताई। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है यूनियन गवर्नमेंट की ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने कहा कि वुमेन के पास कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है कि वो इस तरह की चीजें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है अपने तरीके से ले सके, क्योंकि जो राइट्स है वो कुछ अनबॉर्न चाइल्ड का भी यहाँ पे बात आता है। तो मिस्टर भाटी ने इसको रेफर किया मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की सर, और जिसे ही एक्सटेंड किया डेडलाइन को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड किया गया सर्कमस्टेंस, जो कि पहले कितना था 24 वीक था, उसको एक्सेप्शनली जो सर्कमस्टेंस था वो कितना था 24 वीक, और उन्होंने कहा जो सर्कमस्टेंस है वो अलाउ करता है मेडिकल टर्मिनेशन को केवल यदि अगर उसको लाइफ की बात आती है, यानी कि मदर की अगर लाइफ वहां पे जा रही है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है बच्चे में, तो उस तरह की चीजों को 24 वीक से एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। अगर एक बार वाइबल है बॉडी बेबी तो रिलीफ कैन नॉट बी वन साइडेड, रिलीफ एक तरफ नहीं होगी, और अनलेस वांटेड टू कीप द चाइल्ड हर राइट टू बॉडी ऑटोनॉमी और इंटीग्रिटी कैन नॉट बी बियॉन्ड दिस एक्ट, यानी कि उसकी बॉडी की ऑटोनॉमी और जो उसकी राइट्स है वो जो है वो एक्ट से परे नहीं है। उसकी जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं चॉइस हो सकती है, और पार्लियामेंट उसको कहीं ना कहीं कर्टेल कर सकता है। इस चीज को बताया किसने, मिसेस भाटी ने यहाँ पे बात बताई।
अक्टूबर 9 को जब बेंच ने जस्टिस कोहली और नागरत्ना जी जो है यहाँ पे आई, तो उन्होंने देखा कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, तो वहां पे मेडिकल बोर्ड ने अलाउ किया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी को इन अकॉर्डेंस विद हर विश, यानी कि उसकी इच्छा के हिसाब से उसको क्या किया, टर्मिनेशन करने की आजादी दी। जबकि यूनियन जो है वो रिटर्न हुआ सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि कहा कि दैट वन ऑफ द एक्सपर्ट डॉक्टर ऑन द मेडिकल बोर्ड हैड ईमेल मिसेस बाटी ऑन अक्टूबर 10 अगेंस्ट द अबॉर्शन के बारे में, उसके बारे में वो बताया, ठीक है, और कहा जो चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं उसको चांस देना चाहिए सर्वाइव का। एक कैटेगरियल मेडिकल ओपिनियन यहाँ पे आया और वो उसने बताया जो चांस है, द चाइल्ड हैज ए चांस टू द सर्वाइव, ठीक है। स्टेट्स ने यहाँ रिस्पोंडेंट दिया, इस तरह की चीजें मिस्टर बाटी ने कहा। जो पहली कंसर्न थी क्या, मदर, जो चाइल्ड है वो आपकी सेकंड है, जो उनकी प्राइवेसी है और डिग्निटी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्रेट में आ रही है और इसके वजह से लॉयर जो वुमेन है उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन जो है वो ले नहीं पाए कि किस तरीके से बेबी को या बचाया जाए या नहीं बचाया जाए। जस्टिस कोहली का कहना है कि एग्री है वो गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है और वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और वुमेन्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी परमिटेड जो है नहीं ग्रांट की जानी चाहिए ताकि वो टर्मिनेट कर सके अपनी प्रेगनेंसी को। लेकिन वहीं जस्टिस नागरत्ना जी इसके अपोजिट में रहे, जिससे उन्होंने ये कहा, वो डिसएग्री रहे कि भाई इस तरह की चीजें जो है वुमेन की डिग्निटी की भी रेस्पेक्टेटिव की बात आती है और यहाँ वुमेन के पास अपनी राइट्स होनी चाहिए, अपनी अधिकार होनी चाहिए ताकि वो इस तरह के डिसीजन जो है ले सके, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब जब कोर्ट में आगे मामला पहुंचेगा तो क्या होगा इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है 3.2 लाख अपील्स पेंडिंग विद इंफॉर्मेशन कमीशन रिपोर्ट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 3 लाख से भी ज्यादा जो है कंप्लेंट और अपील जो है पेंडिंग है 27 स्टेट में, ये इंफॉर्मेशन कमीशन का कहना है, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैकलॉग जो है वो बढ़ते हुए भी जा रहे हैं। 3,21,537 पेंडिंग केस को अपील किया गया है। जो मैक्सिमम नंबर है वो कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र में, और जो लोअर नंबर है वो कहाँ पे, कर्नाटक में। और तमिलनाडु की अगर बात की जाए वो डिक्लाइन कर रहा है अपनी इंफॉर्मेशन जो भी उनको प्रोवाइड की जा रही है। रिपोर्ट कार्ड की बात करें परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कमीशन की 2023 और 22 और 23 के हिसाब से, यहाँ पे कहा गया 2019 में ये पाया गया जो मार्च 31 है दैट ईयर 2,18,347 अपील जो है, कंप्लेन जो है पेंडिंग थी 26 इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, ठीक है, जो उनके पास डाटा मिला। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होती रही, इंक्रीज होती रही। तो 4 इंफॉर्मेशन कमीशन जहां पे झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम, त्रिपुरा जो है वो नो न्यू इंफॉर्मेशन कमीशन, वहां किसी तरह की अपॉइंटमेंट नहीं की गई और कम्बरसम डिमिटिंग ऑफिसिंग। 6 इंफॉर्मेशन कमीशन जो करेंटली हेडलेस है, कौन से, सेंट्रल कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब, ठीक है, इनकी जो है बात की जा रही है। आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन में कितना एक्सपेक्टेड टाइम लिया है कि वो डिस्पोजल करने को। वेस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा 24 साल 1 महीने लेने की बात की है और वहीं छत्तीसगढ़ 4 साल 4 महीने लेने की बात की है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे केस हमेशा पेंडिंग ही रहेंगे और जो केस का बैकलॉग है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है क्लियर होगा। आर्टिकल अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।